ये कहानी एक अमीरजादे और एक गरीब परिवार की लड़की की है, जिन दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। लेकिन उनके घर वालों को इनका ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं होता। फिर भी वो दोनों एक दूसरे के लिए इतना पागल थे कि एक दूसरे के बिना एक पल भी जीने को तैयार नहीं थे। लेकिन हालात उन्हें एक दूसरे से दूर कर ही देते हैं। जिस्म भले ही दूर हो गए, लेकिन रूह अभी भी एक दूसरे में ही बसती है। हर धड़कन, हर सांस में बस एक ही नाम गूंजता था। और दूर होकर भी वो एक दूसरे के बहुत करीब थे। तो हेलो दोस्तों, बिना किसी रुकावट के आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। और आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी का पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। पार्ट 1 के आखिर में हमने देखा था कि अरीज मेडिसिन की पढ़ाई के लिए स्कॉटलैंड चला जाता है। ठीक 4 महीने बाद रिचल ने एक बुक लिखी थी जिसको सभी ने बहुत पसंद किया था। तो यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू होता है, जहाँ अरीज स्कॉटलैंड में आकर अपनी मेडिसिन की पढ़ाई में लग जाता है और रिचल अपने होम टाउन यानी बार्सिलोना में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने लगती है। दोनों एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थे, लेकिन उन्होंने अपना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बना के रखा था। इस रोज रिचल को मैसेज किया करता था। तो दोनों अक्सर रोमांटिक गाने एक साथ सुनते थे। जब भी उन्हें मौका मिलता तो दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे और फोन पर वो एक दूसरे को ये एहसास दिलाते कि वो हमेशा साथ हैं। लेकिन अरीज अंदर से बहुत ही ज्यादा बेचैन था। वो खिड़की के जरिए समुद्र के उस पार देखते हुए रिचल से दूर रहकर खुश नहीं था। इस मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वो यहाँ आया था। अभी ये सब कुछ उसे बेकार लगने लगा था। रिचल की कमी उसे बुरी तरह खल रही थी। इससे उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा और ध्यान भटकने के चलते वो ज्यादातर टेस्टों में फेल होने लगा था। इसे चलते हुए पूरे 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन अरीज अपनी क्लास और दोस्तों के बीच भी खुद को अकेला महसूस करता है। दूसरी तरफ रिचल के कॉलेज की छुट्टियों से पहले उसकी टीचर उस पर नाराज होती है, जो पूरे साल पढ़ाई के बजाय फोन में लगी रही। हालांकि टीचर को की नॉवेल थ्रू माई विंडो बहुत पसंद आई थी, इसीलिए टीचर उसे एक पब्लिशर का नंबर देकर कहती है कि अपनी स्टोरीज पब्लिशर को भेज देना। इसके बाद रिचल अपनी फ्रेंड डेनियला के साथ मिलकर उससे ये बात करने लगती है। अभी उसका क्लासमेट ग्रेगरी, जो उसे पसंद करता था, उससे छुट्टियों के प्लान के बारे में पूछता है। तो रिचल जवाब देती है कि वो अपनी छुट्टियां अपनी मॉम के साथ अपने घर पर ही बिताएगी। तो ग्रेगरी कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर प्लान बदलना हो तो मुझे बता देना। उसके जाते ही डेनियला कहती है, तुम महीनों से बस अरीज के साथ फोन पर लगी हुई हो। ग्रेगरी ने आज एक पार्टी का प्लान बनाया है। वो तुम पे लाइन भी मारता है। थोड़ा बहुत घूमने से तुम्हारे ऊपर कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। डेनियला की बात सुनकर रिचल तुरंत ग्रेगरी से बात करने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से अरीज आकर उसे सरप्राइज कर देता है। इसे देखकर रिचल खुशी के मारे उसे किस करने लगती है, क्योंकि इतने महीनों बाद दोनों मिल रहे थे। दूसरी तरफ रिचल का बेस्ट फ्रेंड योशी को देखते हैं, जो पूरे साल एक लड़की के साथ दोस्ती करने की सोच रहा था। आज आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई लड़की से बात करने की, लेकिन तभी वहाँ पर डेनियला आकर बताती है कि एरीज वापस आ गया है। तो योशी उस लड़की का ख्याल छोड़कर डेनियला के साथ निकल पड़ता है। इस बीच एरीज रिचल को लेकर 2 दिन के लिए अपने बीच हाउस पर चला आता है। यहाँ पर दोनों कुछ वक्त प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और वहाँ पहुँचते ही दोनों पूल के पास जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अभी घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो एरीज अंदर जाकर देखता है और सामने उसका बड़ा भाई आर्टेमिस होता है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। असल में आर्टेमिस बिना किसी को बताए पहले से ही अपनी सेक्रेटरी क्लोडिया के साथ वहाँ मौजूद था। तभी डेनियला भी अपने बॉयफ्रेंड अपोलो योशी के साथ वहाँ आ जाती है। इसके बाद सभी मिलकर मस्ती करने लगते हैं और तीनों कपल्स अपने अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करते हुए समय बिताते हैं। रिचल और एरीज लंबे वक्त के बाद मिलने की वजह से अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए बहुत मजे करते हैं और बहुत खुश थे। अगर कोई अकेला था तो वो सिर्फ योशी। दूसरी तरफ क्लोडिया और आर्टेमिस के बीच एक सीरियस बहस हो रही थी। क्लोडिया इस बात से परेशान थी कि आर्टेमिस ने उनके रिलेशनशिप को अभी तक सबके सामने क्यों नहीं रखा। असल में आर्टेमिस अपने डैड के डर से ये बात छुपा रहा था, क्योंकि क्लोडिया उन्हीं के घर में काम करती है। लेकिन इस बार क्लोडिया भड़क जाती है और कहती है कि अगर तुम हमारे रिलेशनशिप को सबके सामने नहीं रख सकते तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अब आर्टेमिस उसे रोकते हुए कहता है कि ठीक है, मैं अब सबको बताने के लिए तैयार हूँ। फिर जब सभी मिलकर हॉल में बैठे बातें कर रहे होते हैं, क्लोडिया सबसे कहती है कि आर्टेमिस आपसे कोई बात करना चाहते हैं। आर्टेमिस बताने के लिए हिम्मत जुटाता है, लेकिन तभी उनके पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। इन्हें देखकर वो चुप हो जाता है। उनके डैड क्लोडिया को देखते ही कहते हैं सबके लिए ड्रिंक्स लेकर आओ। तो क्लोडिया बिना कुछ कहे ड्रिंक्स लेने चली जाती है। अब शाम के समय रिचल पब्लिशर को अपनी नॉवेल मेल करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ सोचकर फिर लैपटॉप बंद कर देती है। यहीं थोड़ी दूर से योशी उसे मैसेज करता है कि तुम्हें ये मेल कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नॉवेल सच में ही बहुत शानदार है, पब्लिशर को भी पसंद आएगी। रिचल उसका जवाब देने लगती है। इतने में योशी उसके पास आ जाता है और मुस्कुराकर कहता है कि बॉयफ्रेंड्स तो आते जाते रहते हैं, पर दोस्त जिंदगी भर साथ रहते हैं। फिर अगली सुबह रिचल एरीज के साथ टाउन घूमने चली जाती है। वहाँ जब उसे प्यास
लगती है और वो एक रेस्टोरेंट में पानी लेने जाती है। वहाँ पर ग्रेगरी काम कर रहा होता है। रिचल को देखकर ग्रेगरी कहता है कि ये रेस्टोरेंट मेरे पेरेंट्स का है और मैं अक्सर यहाँ बिजी रहता हूँ, लेकिन तुम तो अपनी माओ के साथ छुट्टियां बिताने वाली थी, फिर यहाँ कैसे आ गई। तभी वहाँ पर एरिस भी आ जाता है और ग्रेगरी एरिस से बात करने लगता है क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। तो एरिस को रिचल से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी क्लासमेट है। ग्रेगरी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रिचल एरिस की गर्लफ्रेंड है और वो एरिस के सामने ही रिचल से फ्लर्ट करने लगता है। फिर रिचल के वहाँ से बाहर चले जाने के बाद ग्रेगरी एरिस से कहता है कि मैं रिचल को पसंद करता हूँ। पिछले 6 महीनों से उसे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो पट ही नहीं रही है और अब ऊपर से तुम आ गए हो। तुम हमेशा उस लड़की को ले जाते हो जिसे मैं चाहता हूँ। इस पर एरिस हंसते हुए कहता है कि ठीक है, इस बार बीच में नहीं आऊंगा। फिर बाहर आकर एरिस और रिचल हंसते हैं। अब वहाँ से वापस आने के बाद अपने पेरेंट्स के प्राइवेट योट से समुद्र की सैर पर निकल जाते हैं। तैरने के बहाने एरिस रिचल को लेकर टानों के पार चला जाता है। दोनों हर पल को यादगार और खूबसूरत बनाना चाहते थे, इसीलिए हर मोमेंट उनके लिए बहुत खास था। यहाँ उनके बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और दोनों पूरी तरह तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। दूसरी तरफ बोर्ड में सभी एरिस और रिचल का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों कभी पानी में और कभी चट्टानों पर अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे। बहुत देर बाद वो वापस लौटते हैं। तभी वो देखते हैं कि एरिस के कॉलेज फ्रेंड वेरा अपने योट पर उनको बुला रही है। तो एरिस रिचल को लेकर योट पर जाता है। वेरा रिचल को गले लगाकर कहती है कि एरिस हमेशा तुम्हारी बातें करता था। फिर वेरा उन्हें अपनी माँ से इंट्रोड्यूस करवाती है। इसके बाद रात का डिनर उन्हें यहाँ पर करने के लिए कहती है, तो वो मान जाते हैं। अब रात के समय डिनर करते हुए ये सभी बातचीत करने लगते हैं। यहाँ रिचल को पता चलता है कि एरिस और वेरा में कॉलेज टाइम में बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं। तो यहाँ पर भी वेरा सिर्फ एरिस के बारे में ही बात कर रही थी, मानो जैसे एरिस रिचल का नहीं बल्कि उसी का ही बॉयफ्रेंड है। इससे रिचल को जलन होने लगती है। अभी योशी बताता है कि रिचल ने एक नॉवेल लिखा है जिसे वो पब्लिश करने वाली है। ये सुनकर एरिस हैरान रह जाता है। रिचल से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, लेकिन रिचल बिना कुछ कहे उठकर रोड के बैक साइड में चली जाती है। वहाँ वेरा भी उसके पास आती है और उसे नॉवेल के लिए मुबारकबाद देती है और पूछती है कि तुम्हें राइटिंग के लिए किसने इंस्पायर किया। तब रिचल बताती है मेरे डैड ने मुझे इंस्पायर किया है। वो खुद भी एक राइटर थे और मेरे बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद अगले सीन में वो सभी बीच पार्टी में मस्ती कर रहे होते हैं। वेरा और रिचल एक साथ डांस करते हुए खूब इंजॉय करते हैं। दूसरी ओर वहाँ के बाथरूम में ग्रेगरी की बहन ऐना योशी को एक लोकल ग्रुप से टूटने से बचा लेती है और योशी उसे इसके लिए थैंक्स कहता है। ये पार्टी के अंदर डैनिला रिचल को वेरा के खिलाफ भड़काते हुए कहती है कि वेरा और एरिस एक साथ कॉलेज में हैं, तो उनका कोई चक्कर जरूर होगा। तुम कहो तो उनकी जासूसी करूं। पर रिचल कहती है कि वो सिर्फ दोस्त हैं और वेरा बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर घर लौटने के बाद डैनिला रिचल को वेरा की एक फोटो भेजती है। इसमें उसने एरिस की शर्ट पहनी हुई थी। यह देखकर रिचल थोड़ी सी परेशान हो जाती है, मगर खुद को समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं और फिर इस बारे में एरिस से भी कोई बात नहीं करती। अगली सुबह वो सभी जेट स्की पर घूमने के लिए निकलते हैं। एरिस ने वही शर्ट पहनी होती है और वो वेरा के साथ बैठा होता है। रिचल योशी के साथ होती है और फिर सभी एक साथ मिलकर मस्ती करते हुए किनारे की ओर बढ़ते हैं। किनारे पर पहुंचने के बाद ग्रेगरी अपनी बहन ऐना के साथ आकर सबसे मिलता है। इनको एरिस ने आने के लिए कहा था, लेकिन फिर यहाँ ग्रेगरी को ये जानकर बहुत दुख होता है कि रिचल ही एरिस की गर्लफ्रेंड है, यानी उस दिन उन दोनों ने के साथ मजाक किया था। फिर रिचल एरिस को तैरने के लिए कहती है, लेकिन वो नींद आ रही है कहकर मना कर देता है। तो रिचल अकेली ही चली जाती है, लेकिन फिर देखती है कि एरिस सो नहीं रहा बल्कि वेरा से बातें कर रहा है। देखकर उसे बहुत दुख होता है। फिर रिचल के पास आकर ग्रेगरी बताता है हाई स्कूल में वो एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन एरिस ने उससे पहले ही उस लड़की को पटाकर 2 हफ्ते तक उसे डेट किया, लेकिन फिर तीसरे हफ्ते एरिस ने उसे छोड़ दिया। ये सुनकर रिचल थोड़ी सोच में पड़ जाती है। तो फिर ग्रेगरी से कहती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो ग्रेगरी फौरन हाँ बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ ऐना योशी के पास आकर बात करने लगती है और उससे कहती है कि तुम मुझे पसंद हो और शायद मैं भी तुम्हें पसंद हूँ। उससे खुलकर बात करने लगती है। उससे सीधा सीधा पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ तूफान और भूकंप के मजे लेना चाहोगे। उसकी बातों से योशी को बहुत अजीब लगता है क्योंकि बेचारा अब तक सिंगल था। फिर वो अचानक उठकर समुद्र में कूद जाता है। बाद योट पर वापस आने के बाद रिचल सबके साथ एक गेम खेलती है। इसमें बोतल का मुंह जिसकी तरफ होगा वो सच बोलेगा या किसी को भी किस करेगा। पहले तो बोतल का मुंह एरिस की तरफ जाता है, लेकिन वो किसी तरह बात को टाल देता है। फिर जब बोतल का मुंह ऐना की तरफ जाता है, फिर वो बिना समय गवाए सबके सामने योशी को किस कर लेती है। देखकर सभी हंसने लगते हैं, मगर बेचारे योशी की हालत खराब होने लगती है और वो बहाना बनाकर जल्दी से वॉशरूम चला जाता है। ऐना भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम आ जाती है, अंदर आके दरवाजा लॉक कर देती है। इसके बाद दोनों वहाँ पर बेकाबू हो जाते हैं और फिर यहाँ तूफान और सुनामी आती है। बेचारे योशी को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ऐना उसे सब कुछ सिखा देती है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिमस क्लोडिया को ढूंढते हुए
टाउन की तरफ जाता है। देखता है कि क्लोडिया ग्रुप के सामने गाना गा रही है। वो गाना सबको बहुत पसंद आता है और उसी समय खुश होकर क्लोडिया का एक दोस्त उसे किस कर लेता है। ये देखकर आर्टिमस को बहुत गुस्सा आता है। वो वापस अपने बीच हाउस आ जाता है। फिर क्लोडिया के वापस आने पर वो उससे अच्छा बर्ताव नहीं करता, जानबूझकर फ्लोर पर ड्रिंक गिराता है। बाद में उसे साफ करने को कहता है। तभी वहाँ पर आर्टिमस की मॉम आ जाती है। क्लोडिया के बाल देखकर कहती है कि तुम मेरे जैसे रेड कलर के बाल नहीं रख सकती, इससे लोगों को लगेगा कि तुम हमारी फैमिली मेंबर हो। तो क्लोडिया कहती है आपने तो कलर किया है जबकि मेरे बाल नेचुरल हैं। ये सुनकर आर्टिमस को गुस्सा आ जाता है। तो अपनी मॉम को इस तरह जवाब देने पर वो क्लोडिया को नौकरी से निकाल देता है। तो क्लोडिया भी गुस्सा होकर घर से निकल जाती है। इधर गेम खेलते हुए रिचल के कहने पर डेनिला एरिस से एक सवाल करती है कि क्या ये तुम्हारी शर्ट कभी किसी और ने भी पहनी है। सवाल पर एरिस परेशान सा होकर कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी वेरा बोतल फिर से घुमा देती है और इस बार उसी की तरफ बोतल का मुंह हो जाता है। इसके बाद रिचल डायरेक्ट वेरा से पूछ लेती है क्या तुम कभी एरिस के साथ इंटीमेट हुई हो, क्योंकि तुम एक फोटो में एरिस की यही शर्ट पहनी हुई हो। तो इस बात का जवाब ना वेरा देती है ना ही एरिस दे पाता है। इससे रिचल सब कुछ समझ जाती है और रूम में जाकर अपना बैग पैक करने लगती है और वहाँ पर योशी के गले लगकर बहुत रोती है। तभी एरिस उससे सारी बात बताने के लिए उसके पास आता है और कहता है कि मैं पूरे साल बहुत परेशान था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, इसलिए मैं बहुत अकेला हो गया था और वेरा को मेरी तकलीफ का एहसास हुआ। उसने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत पी ली थी मुझे कुछ भी याद नहीं था। अब सुबह उठकर देखा कि वेरा मेरी शर्ट पहनकर मेरे पास सो रही है। रिचल कहती है कि तुम इतने परेशान थे तो मुझे बता देते। तो एरिस कहता है कि मैं बस तुम्हारी कॉल का इंतजार करता रहता था, मुझे लगा तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो। अब इन सब बातों से ये क्लियर नहीं हो पाता एरिस और वेरा के बीच में आखिर हुआ क्या था। ये सब सुनने के बाद रिचल और कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। इधर आर्टिमस को भी क्लोडिया की याद आ रही होती है और वो उसके साथ बिताए पलों की वीडियो देख रहा होता है। दूसरी ओर एना वहाँ योशी से बात करने के लिए आती है। कहती है कि मेरे पास लाइट हाउस की चाबियां हैं, मैं हमेशा वहीं से पटाखे देखती हूँ, इसलिए तुम भी चाहो तो मेरे साथ वहाँ आ सकते हो। इस पर योशी कहता है मुझे असल में अपने दोस्तों के साथ बीच पार्टी में जाना है। फिर एना कहती है कि जब बाथरूम में हम दोनों साथ थे तब तुमने रिचल का नाम लिया था, मुझे लगा शायद तुमने उसका गलती से नाम लिया, लेकिन मैं गलत थी। इससे तुमने उसके लिए अभी तक कितनी लड़कियों को ठुकराया है। इतने में ही रिचल वहाँ आ जाती है। इसे देखते ही एना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रिचल, डेनिला और योशी तीनों मिलकर पार्टी पर चले जाते हैं। वहाँ पार्टी शुरू होते ही रिचल और डेनिला योशी के साथ जमकर डांस करती हैं और योशी भी रिचल के साथ होने से बहुत खुश था। इतने में अपोलो आर्टिमस को लेकर पार्टी की लोकेशन पर आ जाता है। जिसके बाद अपोलो डेनिला के पास चला जाता है, लेकिन आर्टिमस को वहाँ पर वही लड़का मिल जाता है उसने क्लोडिया को किस किया था। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी एक वाइफ है जो प्रेग्नेंट है, साथ ही वो क्लोडिया का क्लासमेट भी था। सबसे आर्टिमस का कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तब वो क्लोडिया से माफी मांगने के लिए सीधा उसके घर चला जाता है, लेकिन क्लोडिया उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए फ्लोर पर दूध गिराकर आर्टिमस से साफ करवाती है, जैसे उसने क्लोडिया से ड्रिंक साफ करवाया था। उसके बाद क्लोडिया उसे यह कहकर अपने घर से निकाल देती है मैं तुमसे अच्छा हस्बैंड डिजर्व करती हूँ। दूसरी तरफ बीच हाउस में रिज के पास वेरा आती है, उसे सच बताती है शर्ट पहनने वाली रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, मैंने गेम में कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहने लगी थी। ये सुनकर एरिस अपनी गिल्ट से बाहर आ जाता है। उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसका जवाब वेरा के पास नहीं था। वही पार्टी में रिचल भी योशी को छोड़कर ग्रेगरी के साथ चली जाती है। इससे योशी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अकेला हो गया था। वो लाइट हाउस की तरफ देखता है और उसे समझ आता है कि उसे रिचल के पीछे नहीं बल्कि एना के पास होना चाहिए था। तो वो लाइट हाउस पहुँचने के लिए उस ग्रुप के लड़कों की बाइक की चाबी चुरा लेता है जिन्होंने उसे बाथरूम में मारने की कोशिश की थी। इधर ग्रेगरी रिचल को इसी रेस्टोरेंट के अंदर ले आता है जहाँ वो जॉब करता है। अंदर आने के बाद दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ ग्रेगरी रिचल के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और दोनों एक दूसरे के नजदीक आकर एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, पर रिचल आखिर में किस करने से मना कर देती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। इधर योशी जैसा ही बाइक निकालने लगता है तो गलती से वहाँ की सारी बाइक एक एक करके गिर जाती हैं और वहाँ आवाज होने लगती है। इससे उन लड़कों को पता चल जाता है कि कोई उनकी बाइक चुरा रहा है। तब वो सभी योशी को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन योशी जैसा ही बाइक लेकर निकलता है तो उस चक्कर में एक ट्रक एक बिजली के खंभे से टकरा जाता है। इससे लाइन टूटकर पूरे टाउन की लाइट चली जाती है। लेकिन उस ग्रुप के लड़के योशी को पकड़ने के लिए बाइक लेकर उसका पीछा करने लगते हैं, पर योशी बाइक तेजी से चलाते हुए किसी भी हालत में एना के पास पहुंचना चाहता है और लाइट हाउस के करीब आते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो बाइक के साथ ही पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। तभी एरिस अपने बीच हाउस से किसी को पहाड़ी से नीचे गिरते देख लेता है, अपनी जेट स्की लेकर उसकी तरफ निकल पड़ता है और जब वो
वो वहाँ पहुँचता है तो योशी को देखकर परेशान हो जाता है और उसे बचाने के लिए CPR देने लगता है। इन्हें में ही बाकी सभी दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि योशी का बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन रीचल परेशान होकर जब तक पहाड़ी से नीचे आती है और उन तक पहुँचती है तब तक योशी मर चुका था। अगले दिन योशी के फ्यूनरल पर सभी लोग मौजूद होते हैं। हाँ, डैनिला और रीचल बहुत रोती हैं, लेकिन योशी को काला सूट पहनाया गया है देखकर रीचल भड़क जाती है क्योंकि योशी को काला कपड़ा कभी पसंद नहीं था। तो एरिस रीचल को समझाने के लिए वहाँ से बाहर ले आता है, जहाँ पर रीचल उस पर भी चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे डॉक्टर बनने का क्या फायदा, तुम तो सबसे पहले ही उसके पास पहुँचे थे फिर भी उसे बचा नहीं पाए। इस पर एरिस भी दुखी होता है तो गुस्से में कहता है कि अगर मैं पूरा साल फोन पर चिपका नहीं रहता तो शायद उसे बचा लेता। इस पर रीचल और भी ज्यादा गुस्सा करती है, कहती है कि तुम्हारा मतलब योशी मेरी गलती की वजह से मरा है। तो एरिस कहता है कि वो तुम ही थी जो योशी को अकेला छोड़कर ग्रेगरी के साथ मजे करने चली गई थी। इस बात को सुनकर रीचल बिना कुछ कहे वहाँ से वापस अंदर आ जाती है और बहुत दुखी होकर योशी के लिए अपनी स्पीच देते हुए कहती है, योशी ने मुझसे कहा था कि बॉयफ्रेंड्स तो आते जाते रहते हैं पर दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए मुझे लगा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन तुम तो हमेशा के लिए हम सबसे दूर चले गए। स्पीच सुनकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वो एरिस की तरफ देखकर स्पीच में कहती है, तुम हमेशा साथ दोगे समझकर अब बेफिक्री से गलत लोगों के साथ समय बिताती रही जो कभी भी अपने नहीं थे। ये सुनकर एरिस को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है। योशी के बॉडी को जलाने के बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ सिर्फ रीचल और ऐना बचती हैं। रीचल ऐना की उंगली में योशी की अंगूठी देखकर उसे दिलासा देना चाहती थी और ऐना नफरत से उसकी तरफ देखती है क्योंकि योशी की मौत का जिम्मेदार और रीचल को ही मान रही थी। इसके बाद देखते हैं कि एरिस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस स्कॉटलैंड पहुंच चुका है और वो वहाँ सबसे पहले वही शर्ट बाहर निकाल कर फेंक देता है। इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और इस बार उसका इरादा पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान देने का था, इसीलिए इस बार उसने रीचल से कोई भी कॉन्टेक्ट ना रखने का फैसला किया। और रीचल के पास एक मेल का नोटिफिकेशन आता है और वो लैपटॉप खोलकर देखती है कि ये मेल पब्लिशर की तरफ से है। इस मेल में लिखा था कि उन्हें रीचल का नोवेल बहुत पसंद आया है और वो उसे पब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन रीचल ने मेल तो नहीं भेजा था। तभी वो देखते हैं कि असल में उसी ने ही उसका एजेंट बनकर बिना बताए उस नोवेल को पब्लिशर के पास भेज दिया था। उसमें रीचल की ईमेल आईडी भी दी हुई थी। मेल पढ़कर रीचल और डैनिला दोनों इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि योशी ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई थी। अभी रीचल की मॉम आकर उसे बताती है ग्रेगरी उससे मिलने आया है, लेकिन रीचल कहती है कि उससे जाने के लिए कह दो, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। इसके बाद वो अपने घर की विंडो बंद कर देती है क्योंकि इस विंडो से ही उसकी प्यार की कहानी शुरू हुई थी और अब वो इस विंडो के साथ अपने जज्बातों को भी बंद कर देना चाहती है। अब क्या रीचल सच में हैरिस से पूरी तरह अलग हो जाएगी? उनके जज्बात फिर से एक नया मोड़ लेकर हमारे सामने आएंगे, ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। इसीलिए ये कहानी कंटिन्यू रहते हुए दूसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का तीसरा पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें और मजीद ऐसी आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।